सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कितना पता है आपको? क्लास 11 में कितना पढ़ा है आपने? कुछ नहीं, ऑनलाइन था। अच्छा चलो, इंट्रोडक्शन चाहिए पहले। हाँ देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो आप इस चैप्टर को देख के, अगर जैसे नाम आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या समझ में आता है आपको? हाँ, क्या समझ में आता है भाई? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो इलेक्ट्रो जहां पे वर्ड आता है फिजिक्स में हम उसको कहते हैं भैया चार्ज। क्या कहते हैं? चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। अब ध्यान में रखो कि अगर हम कोई चार्ज की स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी? अगर वो चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, चार्ज की स्टडी का मतलब चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, चार्ज बना कैसे है, चार्ज किसके ऊपर है, कौन सा मटेरियल के ऊपर है, ये सारी स्टडी अगर हम चार्ज के बारे में कर रहे हैं और वो चार्ज रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पूरे कहानी का, इस पूरे पिक्चर का हीरो कौन है? चार्ज। तो पहले हीरो को समझेंगे, चार्ज होता क्या है ना। चलो, तो क्या होता है चार्ज, कोई बताएगा? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैं पूछ रहा हूं, क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा हूं। यस, कम कम। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आप जो बता रहे हो सब करेक्ट है, करेक्ट। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वेरी गुड। है क्या चार्ज? है क्या चार्ज? पता है नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, आज सब कुछ पता हो जाएगा। चार्ज को अगर मैं बोलूं, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग चीजें हैं, याद रखो पहले चीज तो ये दिमाग में रख लो, ठीक है। जब हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, लेकिन अभी हम वहां पे जाएंगे नहीं। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कहां पे भाई? चार्ज कहां पर है हमारा? चार्ज कहां पर है हमारा? तो चार्ज सबसे पहले हम पढ़ेंगे। चार्ज का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा कहीं पर भी, कहीं से भी, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्या बनेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, क्या बनेगा? चार्ज। तो अब चार्ज हमें एक एग्जांपल, चलो एटम के बारे में मालूम है आपको? इसके तो बारे में पता होना चाहिए भाई। क्या है एटम? स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। चलो अगर मैं तो इसको बोलते हो तो एक न्यूक्लियस और उसके अराउंड दो ऑर्बिट, शेल्स बोलते हो आप लोग, ऑर्बिट बोलते हो, दोनों भी चलेगा। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। बताओ किसका एटम है ये? कार्बन का, वेरी गुड। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? कितने प्रोटॉन है? क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो भैया जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। सो नेट चार्ज कितना आया भाई? ये माइनस है, प्लस है, तो नेट चार्ज कितना आया? 0। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल होता है। क्या होता है? और हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। अब कैसे होता है? जैसे जैसे ऑर्बिट का लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी जो है उसके ऊपर जितना फर्स्ट ऑर्बिट का कम है, सेकंड ऑर्बिट का उससे ज्यादा, थर्ड ऑर्बिट का उससे भी ज्यादा होगा। यानी हमेशा किसी भी एटम का अगर आपको ऑर्बिट में बोलूंगा तो सबसे ज्यादा किस ऑर्बिट की एनर्जी होगी? सबसे आउटर मोस्ट वाली का सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो घूम रहे हैं उनकी भी वही एनर्जी होगी जो उस ऑर्बिट की होगी। जैसे कि ये पहला ऑर्बिट है तो फर्स्ट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी क्या होगी? वही होगी जो इस ऑर्बिट की एनर्जी है। क्लियर हो रहा है? ये वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की एनर्जी वही होगी जो इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा,
तो एक काम करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी प्रोवाइड करूं तो क्या यहां पे वो रह पाएगा इस ऑर्बिट में? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्यों नहीं रह पाएगा? एनर्जी मैंने इसको दे दिया ना, तो अब वो वहां पे उस स्टेट में नहीं रह पाएगा, वो एक्साइट हो गया। अब वो कहां जाना चाहेगा? अपने से ऊपर। ठीक है, समझ में आता है ना ये बात? अच्छा, अगर मैं ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी दूं, एनर्जी ज्यादातर इन द फॉर्म ऑफ हीट दिया जाता है, फॉर्म ऑफ हीट दिया जाता है। चलो मैं अगर इसको एनर्जी दे दूं, बहुत सारी एनर्जी दे दी है, तो क्या होगा? और एक्साइट हो जाएगा। भाई इसके ऊपर तो कोई ऑर्बिट ही नहीं है, तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। और इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट पता चला क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम एनर्जी देकर आखिरी ऑर्बिट ऑफ एटम से डी अटैच कर देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं भाई? समझ में आया यहां तक? क्लियर है? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन थे पहले, कितना बचा? 5 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन में कोई चेंजेस? चार्ज कितना आ रहा है? +1 का चार्ज किस पे चढ़ेगा? अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें दे दूं, कितने? -1 का चार्ज। अब ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन में दे रहा हूं और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन रहा है? अब पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव। जहां से ट्रांसफर हो रहा है वहां पे पॉजिटिव बन रहा है। देखो ना, जब ट्रांसफर हो रहा था इधर, जब इधर से निकल रहा था तो कितना, जब आ रहा था तो, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा वहां पे। समझ में आया? तो चार्ज बनता कैसे है भाई? बनता कैसे है? और पॉजिटिव चार्ज बनेगा या नेगेटिव चार्ज बनेगा, डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है। जहां से ट्रांसफर हो रहा है, जहां से ट्रांसफर हो रहा है वहां पॉजिटिव, जहां पे ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया? फटाफट नोट्स शुरू करो लिखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डालो, बेसिक से जा रहा हूं, ठीक है? बहुत बेसिक से जा रहा हूं। आप लोगों को क्लास 11 का थोड़ा बहुत दूंगा बेसिक, उसके बाद वी विल गॉसियन सरफेस से शुरू करेंगे हम लोग। नाउ विल मूव ऑन टू, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। नाउ विल मूव ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है? देयर आर 4 प्रॉपर्टीज जो हमको बेसिकली देखनी है। चार प्रॉपर्टीज है जो हमको देखनी है। पहला है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। क्या है? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। जो आप कह रहे थे ना बेटा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दो क्या होता है? मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मास को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो मास को। देखो, आप अगर 2 किलो चावल रखा है, 3 किलो चावल रखा है, मिला के कितना बनाओगे? डायरेक्टली कर दिया, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं लगी, कोई लॉ नहीं लगा ऐड करने के लिए, है ना? तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आसानी से ऐड हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं? एडिटिव इन नेचर। तो कैन बी एडेड इजीली, कैन बी एडेड इजीली जस्ट लाइक मास। तो आपका ये जो चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी हुआ बताओ? कौन सी क्वांटिटी हुई? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो भी होगा उनको डायरेक्टली आप ऐड सब्ट्रैक्ट बड़े आराम से कर सकते हो। और वेक्टर क्वांटिटी जब आएगी ना तो उसके लिए फिर स्पेशल रिक्वायरमेंट है भाई। अगर 4 और 3 वेक्टर है ना और दोनों 90 डिग्री पे हैं तो आपका पता है आंसर आता है 5, जबकि 4 + 3 कितना होना चाहिए? 4 + 3 7 होना चाहिए, बट आता कितना है? 5। यही है वेक्टर की खासियत, इजीली ऐड नहीं होता। उसके लिए एक अलग से रिक्वायरमेंट है, अलग से लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, बहुत सारे हैं, पढ़ा होगा ना वेक्टर में।
लेकिन स्केलर क्वांटिटीज ऐसी होती है जो डायरेक्टली आप उनको ऐड वैड कर सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। सेकंड आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये होता क्या है? क्वांटाइजेशन से पहले समझते हैं कि अगर मैं चार्ज को, बेटा चार्ज को, अगर चार्ज को मैं क्यू मानता हूं, कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां ट्रांसफर हुआ, तो चार्ज बनेगा, चार्ज बनेगा भाई, यहां नेगेटिव बनेगा, वहां सॉरी यहां पॉजिटिव बनेगा, वहां नेगेटिव बनेगा, है ना? समझते हो बात को? लेट सपोज दैट चार्ज क्यू बराबर, क्या मैं डालूं, नहीं क्या डालूं मैं, ई डालूं, ई। एक इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज होगा वही टोटल चार्ज बनेगा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर। सुनो मेरी बात सुनो, एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हुआ तो कितना चार्ज बनेगा? जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज होगा टोटल। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन हुआ तो 2 टाइम्स ई, 3 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो n इलेक्ट्रॉन्स हुए तो n नंबर, तो n e, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो n e। ये जो है आपका फॉर्मूला आया किसके लिए? टोटल चार्ज। किसके लिए? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या है भाई? नंबर ऑफ, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हुए हैं। और ये क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम बोल रहे हो तो यानी यहाँ पे चार्ज का यूनिट भी पता चल गया हमको। क्या यूनिट? कूलम, सी से डिनोट करते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब क्वांटाइजेशन का रोल यहाँ पे आता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, पहले इसको बेसिक तरीके से समझा दूं, उसके बाद स्टेटमेंट में दे दूंगा। ये जो n है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप नॉर्मली अगर मैं इसको एक डिफाइन करूं तो आप इंटीजर मल्टीपल में ही ले सकते हो। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हम बाहर निकालेंगे या कहीं से भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करेंगे तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन आपको ट्रांसफर कराना है, पूरा पूरा, आधा करके नहीं। मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉसिबल नहीं है, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 है, अरे बहुत सारे, आप पॉइंट में नहीं ले सकते। बोलो क्लियर? समझ में आया? यानी ये जो n है वो मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स में होना चाहिए। इंटीजर मतलब क्या? नो पॉइंट, नो फ्रैक्शन, नथिंग। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्का? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जब भी चार्ज बनेगा, तो चार्ज बनता कैसे? शुरू में देखा हम लोग, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हेनेवर देयर विल बी चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, कैन बी नहीं, विल बी इन अ मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मतलब ये वाला जो टर्म है इसका वैल्यूज क्या होनी चाहिए? 1 2 3 टिल इंफिनिटी, यानी क्या होना चाहिए? इंटीजर्स। क्लियर? इंटीजर्स में होना चाहिए। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर इन मल्टीपल्स इंटीजर्स। बोलो क्लियर? यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लोग ये समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्मूला देता है, क्यू बराबर है नहीं। ये तो हमने फॉर्मूला अपने दिमाग से निकाला ना कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से चार्ज कितना बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उतना ही, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बनेगा? 2 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 3 से 3 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो टोटल चार्ज कितना बनेगा? n इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर? समझ में आ गया एकदम? यहाँ पे उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि ये जो n है ये इंटीजर होना चाहिए, अगर इंटीजर नहीं है तो चार्ज नहीं बनेगा। क्लियर? समझ में आ गया? पक्का? इसको 2 प्रॉपर्टीज को नोट करो, फिर तीसरी चौथी करते हैं अपन। तो ये फॉर्मूला एक निकल के आया है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। बोर्ड में तो मेरे ख्याल से अब नहीं आएंगे आपको, कंबाइंड नहीं आता ना 11 12 अभी, तो बोर्ड्स में तो नहीं आएंगे आपको, लेकिन
नीट अगर कोई टारगेट कर रहा है या जेई मेंस कोई टारगेट कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अभी भी आएगा, क्योंकि नीट में ये 12th का टॉपिक है पूरा एक साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये दो टॉपिक को मिला के मैं टारगेट करता हूँ हमेशा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दो चैप्टर मिलाकर हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये दोनों मिलाकर। और स्टेट बोर्ड में क्या होता है, आधा 11th में है, आधा 12th। तो दिक्कत ये होती है, फिर से रिवाइज करना पड़ता है अपने को पूरा 11th। हो गया। चलो तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ। दो जहां पे भी वर्ड आ जाए बेटा, क्या कंजर्वेशन, उसका मतलब होता है सेव, हमेशा सेव रहेगा। कहने का मतलब है कि पहले मैं इसका स्टेटमेंट बता देता हूं, आधा तो वहीं समझ में आ जाएगा, उसके बाद एक एग्जांपल दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा। हम अभी तक एक एक दो दो तीन तीन चार्ज की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं एक सिस्टम में बहुत सारे अगर चार्जेस हैं, मतलब एक सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम कुछ भी हो सकता है, सिस्टम ये बेंच हो सकती है, सिस्टम कोई बॉक्स हो सकता है, एनीथिंग कैन बी सिस्टम, है ना। अब उस सिस्टम में अगर देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर होंगे, लेकिन जब भी आप उनका टोटल निकालोगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम आएंगे। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये आपका मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने 3 चार्ज रखे, Q1 Q2 Q3। Q1 का वैल्यू है 3 कूलम, Q2 का वैल्यू है 2 कूलम, Q3 का वैल्यू है 1 कूलम। बताओ टोटल सिस्टम पे चार्जेस कितने, समझ में आ गया, 6 पे। मैंने इस बॉक्स को शेक किया ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपके हिसाब से क्या होगा, सारे चार्जेस आपस में टकराएंगे, आपस में टकराने के बाद क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, वापस से एनर्जी जैसे मिले इलेक्ट्रॉन फिर एक दूसरे के पे ट्रांसफर होंगे, और एक दूसरे पे ट्रांसफर हुए वापस इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज बना एक दूसरे पे। समझ में आया क्या, यानी चार्ज चेंज हो गया होगा, अरे हाँ या ना, मतलब शायद Q1 को 1 कूलम मिल गया होगा, Q2 को आप कह लो 2 कूलम मिल गया, तो बताओ Q2 वैसे ही रहा तो Q3 कितना हो जाएगा बताओ। हाँ अच्छा, पहले वही चीज होगी क्या, आगे पीछे कर दिया क्या हम लोग। अगर इसको मैं ऐसा कर दूं, ठीक, ये -1 कूलम हो गया, ये 4 कूलम हो गया, बताओ ये कितना होगा, -1 कूलम 4 कूलम कितना होगा, तो अभी ये होगा 3। कैसे बता रहे हो आप लोग, ये क्या कर रहे हो, यही टोटल कितना होना चाहिए भाई, टोटल कितना होना चाहिए, खत्म हो गई कहानी। समझ में आया। तो यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, टोटल चार्ज फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस, टोटल चार्ज फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया क्या ये चीज, समझ में आया नहीं आया। टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम के लिए, टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम के लिए सेम रहेगा। हाँ ये बात अलग है कि आपस में ट्रांसफर जरूर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रांसफर भी नहीं होंगे, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं। आपस में क्या होगा बेटा, जैसा एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा ना भाई, एनर्जी नहीं बनाई जा सकती ना बिगाड़ी जा सकती, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कभी कभी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाती है इधर उधर, लेकिन वो कहीं ना कहीं रहती है, वो एक अलग डिस्कशन है, मैकेनिक्स कभी पढ़ेंगे तो बताऊंगा। लेकिन उसी तरीके से आपका ये भी भाई, चार्ज एक दूसरे पे ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होगा, बट टोटल सिस्टम के अगर चार्ज निकालोगे तो हमेशा सेम ही रहेगा। बोलो क्लियर, समझ में आया। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज फोर्सेस ऑन चार्ज। चार्ज पे फोर्सेस क्या पड़े, ये तो पता ही होगा आपको, 2 तरह की फोर्स पड़ती है चार्ज पे। अगर 2 सेम चार्ज है,
डिफरेंट चार्ज है तो दो तरह की फोर्सेस पड़ेंगी। पहली फोर्स, पहली रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी ले आओ। अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा ये? जब अनलाइक चार्जेस होंगे। क्या होंगे? अनलाइक चार्जेस होंगे। और सेकेंड वाली फोर्स रिपल्सिव फोर्स, ये कब होगा भैया? जब लाइक चार्जेस होंगे। तो ये चारों प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? चारों प्रॉपर्टी चार्ज की एकदम क्लियर है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। देन वी विल डू वन न्यूमेरिकल, टू न्यूमेरिकल, देन विल गो ऑन टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है। सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे। देखो मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता, देखो मैंने जितना नीट में फोकस ज़्यादा है मेरा, तो नीट पे जब मैंने बच्चों का सिलेक्शन होने से ज़्यादा मैंने रिजेक्शन देखे। भाई एक सेशन में एक टीचर को आप कह लो कि 1000-2000 बच्चे सब बैचेस मिला के मेंटर करने होते हैं, उसमें सिलेक्शन सिर्फ 100 का होता है। 1000 में 100 का सिलेक्शन होता है। 1000 में 100 का सिलेक्शन, तो रिजेक्शन कितने हो रहे हैं? तो हम सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन देख रहे हैं। सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन। और इंसान जो है वो किससे सीखता है? फेलियर से सीखता है ना अपने, कि भाई क्यों फेल हो रहा है। तो वो सारा मैंने जो एनालाइज करके मैंने 3 चीज बनाई है अपनी जिंदगी में, और सबको बताता हूँ आप तीनों चीजें फॉलो करो। पहला है कंसिस्टेंसी, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा आपका है स्ट्रेटेजी। ये 3 चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी तो आप कभी जिंदगी में कोई भी तरीके के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। पहला कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? एक दिन बैठे 10 घंटा पढ़ाई कर लिया, बाकी 10 दिन कुछ नहीं किया, दिस इज नॉट कॉल्ड स्टडी। इसको स्टडी नहीं कहते, इसको पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई उसको कहते हैं डेली आप 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं? कंसिस्टेंट होना है आपको, मतलब डेली 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 डेली। आज गए, आज जो भी होगा आपके यहाँ पे कॉलेज में, घर पे गए, जो खाली पेज पलटने में कितना टाइम जाएगा? अगर आपको लेक्चर यहाँ समझा है अच्छे से, क्लास में अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझा है, तो आप ये बताओ पेज फ्लिप करके देखने में कि क्या क्या आज क्लास में हुआ, एक बार रिवाइज कर लो, कितना समय लगेगा? बताओ कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट? अरे बहुत बहुत 15 मिनट भाई, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपको 2 सब्जेक्ट हुआ तो आधा घंटा। 2 सब्जेक्ट ज्यादा मेरे ख्याल से होता भी नहीं है पर डे, होता है कभी कभी हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटा मान लो, 1 घंटे में फ्लिप करके देख सकते हो सारा जो भी हुआ आज का दिन का। लेकिन डेली करो भैया, डेली करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ये कंसिस्टेंसी हो गया। दूसरा डिसिप्लिन, प्रॉपर क्लास अटेंड करनी है, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे सोना है, जागना है, ये सारी चीज एकदम प्रॉपर रखनी, इसको डिसिप्लिन कहते हैं लाइफ में। टीचर्स जो कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, ये भी एक तरह का डिसिप्लिन। तीसरा आता है आपका स्ट्रैटेजी। हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी अलग होती है, चाहे वो नीट हो, जेई हो, या स्टेट बोर्ड हो, सीईटी हो, कुछ भी। हर एग्जाम की स्ट्रैटेजी अलग होती है और हर एक स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अलग होती है। किसी को सुबह पढ़ने अच्छा लगता है, किसी को शाम में, किसी को रात में, जो भी टाइम जिसको पसंद है, सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये 3 चीज, स्ट्रैटेजी अपनी बनाओ, कंसिस्टेंट रहो और डिसिप्लिन रखो। ये अगर 3 चीज आपके पास आ गई ना, जिस दिन आप फॉलो करने लगे ना, उस दिन आपको किसी भी तरह के एग्जाम में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैंने सीखा है फेलियर से। जो फेल होते थे बच्चे बहुत कम मार्क्स से, फेल क्या है इसमें, नीट में फेल तो नहीं होता कोई, सीट्स कम है इसलिए मिलता नहीं है, फेल कोई नहीं होता भाई। 550 नंबर बेकार है क्या 720 में से? लेकिन सिलेक्शन नहीं होता, क्यों? सीट्स नहीं। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता, सीट्स नहीं है। तो उनसे क्या सीखने को मिल रहा है? कंसिस्टेंट नहीं है, 2-2 3-3 दिन के गैप पे पढ़ते हैं, और या तो बोलते हैं अरे हमको सब आता है, ऑनलाइन भी देख लेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, घर चलो, क्लास नहीं बैठना। तो ये सब करते हैं कुछ लोग, तो भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये सारी चीजें एनालाइज वाली बात है? 3 चीज अपनी जिंदगी में लाओ, बहुत फर्क पड़ेगा इससे। अरे यार छोड़ो, आगे चलो। नाउ वी विल सी, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखो,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will give you 1 microcoulomb of charge या 1 कूलम का 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कितने इलेक्ट्रॉन आपको 1 कूलम का चार्ज बना के देंगे? तो यहां पे क्या क्या गिवन है? सबसे पहले गिवन कंडीशन देखो। गिवन कंडीशन क्या क्या है? गिवन में डेटा में क्या है बताओ? एक ही चीज गिवन है, क्या चीज? 1 कूलम का चार्ज दिया हुआ है और पूछा क्या क्या है भाई आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म अ 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपको एन क्यू में कोई रिलेशन पता है क्या? Q इज इक्वल टू एन ई। तो आपको एन चाहिए तो क्या हो जाएगा? Q बाई ई। Q कितना है? 1। E कितना है भाई आपका? -19। इसको सॉल्व कैसा करते हैं अपन? 1 अपॉन, अच्छा इसको 16 अगर मुझे बनाना है, 1 पॉइंट हटाना है, तो ऊपर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो क्लियर? और ये जो 10 टू द पावर -19, ये पता है कि नहीं पता? 10 टू द पावर -19 है, इसको ऊपर लेके चले जाऊंगा तो क्या 10 रेज़ टू 90 हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 5/8 है तो हो जाएगा ये 8 0 जा 0, 5 बचेगा। उसके बाद पॉइंट डाला तो 50 हो जाएगा। तो 8 6 जा 48, 49 52 हो गया। 20 हो गया आगे, 8 2 जा 16, बचा 4, 40 हो गया आगे, 8 5 जा 40 इंटू 10 टू द पावर 19। तो आंसर आपका 0 अच्छा नहीं लगता यार, थोड़ा शिफ्ट कर दो आगे पॉइंट। तो 6.25 इंटू, अच्छा इसको आगे 0 शिफ्ट किया, इसका मतलब यहाँ से एक 10 उधार लिया, यहाँ बचा कितना? 10 टू द पावर 18। यानी इतना इलेक्ट्रॉन अगर आप ट्रांसफर कराओगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। समझ में आया क्या? इतना इलेक्ट्रॉन जब आप ट्रांसफर कराओगे तब जाके 1 कूलम का चार्ज बनेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे सर पॉइंट में आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पॉइंट शिफ्ट करो आगे 17 हो जाएगा, एक और पॉइंट शिफ्ट करो आगे 16, 625 इंटू 10 टू द पावर 16 हो गया ना इंटीजर, है ना? ठीक है, चलो बहुत बेसिक है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या कहा भाई? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू 1 कूलम ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो कितने चाहिए? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमको। बोलो क्लियर? चलो चले, चलो अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, डिक्टेट कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स how many electron will give you 4 microcoulomb of charge? How many electron will give you 4 microcoulomb of charge? चार माइक्रोकूलम का चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, फिजिक्स में आज एक चीज ये जान लो कि अगर आपको कोई भी चीज SI यूनिट में नहीं दी हुई है और आपको सॉल्व करने बोला है कुछ ना कुछ XYZ, तो आप क्या करो? सबसे पहले उसको कन्वर्ट करो SI यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में पहले उसको कन्वर्ट करो। अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड नहीं, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि भाई माइक्रोकूलम में ही हमको चार्ज पता करना है, तो आपको फिर माइक्रोकूलम में ही पता करना। लेकिन जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसमें करना है? SI यूनिट में करके ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भाई आपका जो चार्ज है Q, वो कितना दिया हुआ है? 4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम SI यूनिट है क्या? नहीं। तो Q विल बी इक्वल टू 4, माइक्रो की जगह अपन क्या डालते हैं? 10 टू द पावर -6 कूलम। ये हो गया आपका क्या अभी SI यूनिट में। बोलो क्लियर? इस जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। तो चार्ज आ गया आपका। E आपको पता है कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
तो अब आप बता सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, कितने होंगे, क्यू बाई, जल्दी सॉल्व करो, बताओ कितना, 15, 15 नहीं होगा बेटा, 13 होगा, जस्ट चेक। जीरो पॉइंट टू फाइव टू, सीख गए, सीख गए ना। अब इसमें जो नीट वाले बच्चे हैं ना, उनको मैं एक्स्ट्रा और इसमें एक चीज कराऊंगा, इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक चीज कराऊंगा, वो इसमें, ये स्टेट बोर्ड के लिए काफी है। कराऊं क्या आप लोग को, कराऊं क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में बता सकते हो मास कितना ट्रांसफर हुआ है। देखो पहले क्वेश्चन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो क्या बता सकते हो कितना मास ट्रांसफर हुआ है। भाई इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं होता, कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, इतना किलो का होता है ना, इतना बड़ा होता है। देखो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, मतलब इतना हल्का है कि जिसकी कोई हद नहीं है। 0.00000000000000000000000 तक जीरो मारो, 91, समझे बात को, इतना छोटा है मास। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है भैया, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो टोटल मास कितना हो ट्रांसफर हुआ, दोनों क्या कर दोगे, ये हो गया नीट लेवल का क्वेश्चन, ये हो गया नीट लेवल क्वेश्चन। बताओ कितना आ रहा है टोटल मास ट्रांसफर, टोटल मास ट्रांसफर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बोलो क्लियर, अरे क्लियर भैया। देखो कितने, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना, इधर ध्यान दो, इधर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ना, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे भाई, भाई एक इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई करो। पहले यहां बताओ कितना आ रहा है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 13, इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, तब जाके क्या बनेगा भाई तुम्हारा 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। बोलो समझ में आया। तो अब यहां पे भी आप टोटल मास ट्रांसफर बताओ कितना आ रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मास वाला समझ में आया। भाई मान लो कहीं पे बिरयानी बननी है, कहीं पे बिरयानी बननी है, सुनो एक बार, कहीं पे मतलब मान लो बिरयानी बननी है, तो वहां पे क्या हो रहा है, बिरयानी बनी है 5 किलो की, बिरयानी बनी है 5 किलो की। अब उसमें 5 किलो चावल भी उसमें चावल भी है, उसमें जो भी XYZ चिकन की बनाया है या वेज वाली बनाई है, जो XYZ बहुत सारी उसके अंदर हो सकती है। तो अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कितना चावल है, तो आप क्या कैसे कैसे पता करोगे। चलिए तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सुनो भाई, हमारा यहां से इलेक्ट्रॉन उठाकर, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन उठाकर यहां ले गया, तो हर इलेक्ट्रॉन का क्या है मास, उठाया 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, एक इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, दो इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg, तीसरा इलेक्ट्रॉन।
तो जितने इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे आप क्या क्या होते जाओगे, उनको सबको प्लस करते जाओगे ना 9.1, मतलब टोटल मास अगर आपको कभी निकालना हुआ तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे भाई 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो बताओ कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा। तो हम सीधा सीधा सिंपल, हमारे दिमाग में क्या जाता है भाई, एक का मास निकाल लो, इससे मल्टीप्लाई कर लो तो पूरे का मास आ जाएगा। यही किया ना हम लोगों ने। ये समझ में आया क्या? तो यहाँ पे कितना आ रहा है, करा नहीं करा, कितना है 9 भाई, इसका 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 6.25, 18 होता है। 5 और निकाल दो, 13 10 टू द पावर माइनस 13, और ये होगा 9.1 इंटू 6.25, 55 के आसपास कुछ आएगा, 55 पॉइंट, ये वाला कितना आ रहा है 55 56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 kg ना, ऐसे ही कुछ आ रहा है, पॉइंट में रहेगा 56 पॉइंट समथिंग, यही आ रहा है यहाँ पे। इतना kg का ट्रांसफर हुआ है भाई, इतना kg का मास ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 19 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 22.7 इंटू 10 टू द पावर 13 माइनस 8। तो इतना केजी का यहां पे ट्रांसफर। हम लोगों ने मास की बात नहीं करी थी ना इलेक्ट्रॉन की, वो इसलिए नहीं करी थी क्योंकि सिलेबस में नहीं है आपके। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन सेंस की बात से मैंने इसको आपको सॉल्व करवा दिया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg का मास ट्रांसफर हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 6.25 इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्लियर? समझ में आया है ये सारे क्वेश्चंस? चलो, तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी क्या है वो, चार्ज की जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अच्छा ये क्लियर, ये तीन क्वेश्चन किए, दो क्वेश्चन किए ना, दोनों समझ में आया? मास वाला भी कंसेप्ट समझ में आया? पूरी क्लास नहीं बोल रही है शायद। चलो, तो जो हम फोर्स की, देखो लास्ट प्रॉपर्टी में जो हमने फोर्स की बात करी, कितनी फोर्स लग रही है चार्ज पर, कौन कौन सी, कितना लगेगा बता पाओगे? अगर 2 चार्ज दे दूं तो नहीं बता पाओगे, लेकिन इसको बताया किसने, कूलम ने, अपने लॉ से, जिसका भाई उसका खुद का नाम दे दिया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ ये कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सुनो क्या कहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी यहां कौन सी फोर्स की बात कर रहा है, दोनों फोर्स की बात कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कौन से चार्जेस, पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। जैसे कि इसको पहले स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या हो रहा है, बात कर रहे हो, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of 2 charges and inversely देखो यहां पे ना 2 इंपॉर्टेंट चीजें, यहां पे इधर 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 देखो, इधर सब लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या है, तो इसको मैं ले लेता हूं, लेट इट बी एफ ओनली, मतलब एफ डिनोट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी
F डिनोट करेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है वेरी स्मॉल। क्या होता है? वेरी स्मॉल। यानी कूलम्ब लॉ जो वैलिड है वो किसके लिए है? 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, मतलब छोटे छोटे चार्जेस के लिए ही वैलिड है। क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, 2 चार्ज ले लेते हैं हम लोग। 2 चार्ज लेते हैं। लेट इट बी वन चार्ज इज Q1, अनदर चार्ज इज Q2, और इन दोनों के बीच में मैं बोलता हूं लेट सपोज R एक डिस्टेंस है और ये कोई एक मीडियम में रखा हुआ। अब मीडियम में रखा हुआ है तो यहां पे क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। देखो अगर ये दोनों सेम चार्जेस हुए, ये इधर भागेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। और अगर ये दोनों अनलाइक चार्जेस हुए तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक इधर भागेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे। बोलो क्लियर है? तो इस फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, Q1 Q2। ऑल्सो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? यही फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कुछ ऐसा। समझ में आया? फिर ये दोनों फोर्स को मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल सकता है भाई? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R। तो यहां तक हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लेकर आ गए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द कूलम्ब लॉ। तो अब एक काम करेंगे, ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाकर इक्वल टू की साइन डालेंगे तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। और यहां पे वो कांस्टेंट को बोलता हूं K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब देखो इस कांस्टेंट की कहानी बताता हूं। हर मीडियम के लिए अलग होगा। हर मीडियम के लिए, जैसे कि ये दोनों चार्ज अगर मैं रख दूं पानी में, कुछ डिस्टेंस पे रख दूं, किसमें? पानी में, तो इस पानी में जब तक वो रहेगा K की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। पानी में कहीं पे भी रख दो इन दोनों चार्जेस को, पानी में इन दोनों चार्जेस को कहीं पे भी रख दो, क्या होगा? आपका K का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही पानी से निकाल के आप हवा में लेके आओगे, K क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक हवा में रहोगे तब तक K की वैल्यू यही रहेगी। इसका मतलब K की वैल्यू कांस्टेंट तो है, लेकिन मीडियम टू मीडियम, फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम K इज कांस्टेंट। समझ में आया? पक्का? तो कोई भी मीडियम हो सकता है। उसके अलावा एक आपका होता है वैक्यूम या फ्री स्पेस। मतलब मीडियम एयर होगा, वाटर होगा, ग्लास होगा, बहुत सारे मीडियम है, लेकिन इनमें से एक मीडियम होता है भाई आपका फ्री स्पेस वैक्यूम, जिसमें कोई भी तरह की फोर्सेस अवेलेबल नहीं होती। तो K की वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है। क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1 तो आपको पता है 1 होता है, 4 तो 4 होता है, पाई 3.14 ये भी पता है आपको। एप्सिलॉन क्या है? एक नई चीज मिलेगी आपको। ये जो एप्सिलॉन है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी जिस मीडियम में है वहां की परमिटिविटी। परमिटिविटी के बारे में देखो बता दूं आपको क्या होता है। जैसे ये दोनों जिस भी मीडियम में होंगे उसका ये जो एप्सिलॉन है, यानी उसका जो परमिटिविटी है, वो आपको ये डिफाइन करेगा कि उस मीडियम का क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मतलब कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ये अमाउंट बता देगा आपको कि दोनों चार्ज अगर मान लो वाटर में रखे हैं तो वाटर का परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो एप्सिलॉन है ये बता देगा कि वाटर में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। ओके, समझ में आया क्या? हाँ, अच्छा। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब क्या? ये बताएगा मीडियम की क्वालिटी। क्या बताएगा? मीडियम की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाला है भैया। क्लियर? अब ये बताओ कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का जो वैल्यू है वो ज्यादा होने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होने पे होगा? मतलब जितना ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जितना कम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन अट्रैक्शन होगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई बात?
तो ये हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन मीडियम में वाटर, एयर, ग्लास बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये आपका जो एप्सिलॉन की वैल्यू है, परमिटिविटी की जो वैल्यू है, ये चेंज हो रही होती है, इसीलिए के चेंज हो रहा होता है। बोलो क्लियर? ये चेंज होने पे के की वैल्यू चेंज हो रहा होता है। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, एक मीडियम हम लेते हैं जहां पे 95% ऑफ द क्वेश्चन वहीं से आते हैं, जो कि है हमारा फ्री स्पेस। कौन सा है? फ्री स्पेस की अगर मैं बात करूं, फ्री स्पेस में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं। नॉट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब इसको मैं क्या बोलने जा रहा हूं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलने जा रहा हूं? है तो ये परमिटिविटी, लेकिन नॉट लगा दिया तो अलग कर दिया थोड़ा उससे कि भाई ये कोई अलग मीडियम का नहीं है, मीडियम फिक्स है। क्या है मीडियम? फ्री स्पेस। तो क्या लिखूंगा मैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की हमेशा वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब आप ये वैल्यू को उठाकर यहां डालोगे, पाई की वैल्यू को डालोगे, 4 की वैल्यू को डालोगे, और जब सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आएगी आपको 9 इंटू, के की वैल्यू आएगी आपको 9, 8.85, और के की वैल्यू जब आ जाएगी आपको 9 इंटू 10 टू द पावर 9। आगे यूनिट क्या लिखूं मैं? यूनिट निकाल लेते हैं, चलो ये इक्वेशन ले लो। तो यहां से मैं के को कैसा लिख सकता हूं? FR² बाई Q1 Q2 ऐसा लिख सकता हूं ना? तो F का यूनिट क्या होता है? R मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, कुलम सॉरी चार्ज किस में होता है? कुलम, तो कुलम इंटू कुलम। के की यूनिट क्या आ रही है? तो 9 टू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। समझ में आया? तो ये वैल्यूज कब यूज कर सकते हैं आप? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में एक ये होता है, लेकिन आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे तो डायरेक्टली क्या मिलता है आपको? के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ पढ़ा होगा ना ये, डायरेक्टली ये वैल्यूज बताई होंगी आपको सबने। 9 इंटू 10⁻⁹ लगा दो और सॉल्व करो, क्योंकि 95% ऑफ द क्वेश्चन जो है, 95% ऑफ द क्वेश्चन किस पे आएगा? फ्री स्पेस पे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि आपके दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा है, तो मीडियम आपको हमेशा क्या लेना है? क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन तो होता ही होता है। एप्सिलॉन मतलब क्या? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब मीडियम की क्वालिटी बताएगा परमिटिविटी, कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। फ्री स्पेस में जैसे ही आ जाओगे तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को बोलने के बजाय मैं क्या बोलूंगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब ये वैल्यू यहां रखोगे और सॉल्व करोगे पूरे को, के की वैल्यू आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बोलो कूलम्स लॉ यहां तक क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर विच इज ऑन द बोर्ड। हर एक कंसेप्ट क्लियर है, हर मतलब Q1 Q2 मतलब जितना भी चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है सब क्लियर है। चलो कॉपी। ये चार्ज कूलम्स लॉ अभी तक समझा है? पूरा क्लियर, एकदम क्लियरिटी है। परमिटिविटी क्या होता है? देखो मैं जब पढ़ता था ना क्लास 11 में, परमिटिविटी क्या होता है नहीं मालूम था मुझे। क्लास 11 में आप नहीं पढ़ोगे, आपको भी नहीं पता होगा परमिटिविटी क्या। आज पता चला होगा परमिटिविटी का मतलब क्या है। ये क्वालिटी बताता है मीडियम की, कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा, ये सब कौन बताएगा आपको? परमिटिविटी ऑफ, ये हट गया क्या? अच्छा करंट हो गया और EMI हो गया। EMI भी हो गया। EMI समझा था, करंट नहीं समझा, लेकिन EMI समझा। मैग्नेटिक इफेक्ट समझा था।
फैराडे का लॉ। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? अभी होता क्या है ये बताओ। ये म्यूचुअल इंडक्शन बता रहे हो तुम, सेल्फ बताओ। की वजह से अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक ईएमएफ फोर्स जनरेट होता है। ईएमएफ कब जनरेट होगा पता है? चेंज इन मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होगा? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कब होगा? जब करंट में चेंज होगा। एक्चुअली ये जब करंट में चेंज आएगा तब आपका क्या बनेगा? सेल्फ इंडक्टर। ठीक। और खुद के वजह से खुद के कॉइल में हो रहा है, दूसरा कॉइल बाजू में लाओगे तो उसकी वजह से उसमें भी इंडक्शन होना चालू हो जाएगा। वहां का जो करंट है वो अगर चेंज होने लगा तो यहाँ पे भी होने लगेगा, तो आपस में एक दूसरे को इंडक्शन। सही है, समझा। केवीएल केसीएल केवीएल लगाने आता है आपको? दो एक सर्किट बना के क्या? कोई नहीं करे, मैं आपके टेस्ट करने नहीं आया, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी फिलहाल चल रहा है वो देखते हैं। हाँ, गांव जान के क्या, नाम जान के क्या करोगे? गांव जान के क्या करोगे? क्या कर, अच्छा बताओ तुम्हारा गांव किधर है? किधर यूपी में? बनारस में किधर? बताना, जो बताओ, पूछ रहा हूँ है ना, इतना जान के क्या करोगे? कोई नहीं, होम टाउन तो वही है बट सब, हाँ होम टाउन वही है बट यहाँ पे सब ये है वाराणसी। बनारसी तो कैसा पहचान रहा था क्या मेरे को? वे ऑफ टॉकिंग, अच्छा नहीं यार, मैं तो यहीं पला बड़ा हूँ मुंबई में। हाँ ये है मैं पिछले एक साल से मतलब से वहां पढ़ा रहा हूँ, 10 महीने 11 महीना हो गया। वाराणसी में ही पढ़ा रहा था, आकाश बायजूस वहीं पढ़ा रहा था, वाराणसी वाले सेंटर में। हाँ तो फिर वो अब भाई जैसे जैसे क्राउड होता है वैसा थोड़ा आ जाता है। अब फिर से मुंबई आ गए तो फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसा था। कल लेक्चर लिया था उसमें पूरा फुल मराठी क्राउड था, पूरा पूरा मराठी में चल रहा था सब लेक्चर पूरा। हाँ हाँ, इधर पे भी है मेरे ख्याल से ना, महाराष्ट्रियंस है ना आप लोग सारे? कितने महाराष्ट्रियंस यहाँ पे? शांत तो बसा। अच्छा मतलब मिक्स क्राउड है, यूपी वाले हैं बाकी। हाँ साउथ वाले, केरला, कर्नाटक। अच्छा ये और मून नाल ये किसमें? केरला में आता है ना? 1 2 3। तमिल में भी ये रहता है और मतलब 1, रेंड मतलब 2, मून मतलब 3, नाल मतलब 4 है, अंज। क्यों केरला 2 महीने के लिए था मैं वहां पे केरला में। ओके हो गया ये, चलो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन हो गया ना ये लिख के? तेरी मराठी मेरा मेरे को भी लिखना है इसमें। हो गया, चिट्ठी पे लिख दिया अपना नाम। ये सब हमारे एग्जाम में था सर, ये ना हाँ रट्टा मारा था। अभी रट्टा मारने की जरूरत है? काम का बंदा है।
कोई चीज फैलानी हो तो बता। चलो हो गया, लिखे एक क्वेश्चन लिखो। पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, calculate the electrostatic force, calculate the electrostatic force between two charges, between two charges, between two charges of 1 microcoulomb each, between two charges of 1 microcoulomb each, separated at a distance of 1 meter, separated at a distance of 1 meter, separated at a distance of 1 meter। बहुत आसान है क्वेश्चन, हो गया। जल्दी बताओ कितना आ रहा है। मीडियम नहीं बताया ना, फ्री स्पेस। मीडियम जहां स्पेसिफाई ना हो, अनटिल एंड अनलेस आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ना गिवन हो, तो डायरेक्टली क्या लेना है, के की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बताइए कितना आ रहा है सर। 9 इंटू 10 रेज टू 3 3 माइनस 3 सीयर। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू के, फॉर्मूला बताओ, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो भाई कोई मीडियम स्पेसिफाई नहीं है तो के को हम क्या मानेंगे, किसमें है के, फ्री स्पेस में। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना है भाई, देखो 1 माइक्रो कूलम है तो इसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। 1 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया, और दूसरा वाला भी वही है 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस कितने सेपरेटेड है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका भाई 9 इंटू 1 इंटू 1 9, -6 -12, 10 टू -12 10 9 कितना हो जाएगा -3। तो 9 इंटू 10 टू द पावर -3, ये क्या है फोर्स, तो इसका यूनिट क्या होगा न्यूटन। तो आपका इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा दोनों चार्ज सेम है या अलग है, अलग है, दोनों चार्ज सेम है या अलग अलग है, सेम है। तो कौन सा फोर्स लगेगा, नेचर में क्या रहेगा फोर्स, रिपल्सिव। और कितने से रिपल्शन देगा, 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन से रिपेल करेगा। ऐसे दोनों भागेंगे, कितनी, ये फोर्स। क्लियर, समझ में आया। मैंने क्या बोला, बोथ 1 कूलम, बोथ 1 कूलम, ठीक है। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि चार्जेस के बारे में, तो सेम ही है ना भाई। दोनों 1 कूलम बोला ना, एक मैं बोलता हूं एक है -1 कूलम, एक है 1 कूलम, तब अलग अलग चार्ज होते हैं। यहाँ पे मैंने बोला बोथ 1 कूलम ईच, यानी सेम चार्ज हुए ना। अगर माइनस में होगा तो दोनों माइनस में होंगे, पॉजिटिव होंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी रिपल्शन का ही फोर्स लगेगा। क्लियर, 8 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट, वहां से तो वैल्यू आई है ना, ये था ना बेटा तेरा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना के की वैल्यू। तो मैं रखूंगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा यू विल गेट, समझे, क्वेश्चन क्लियर है पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Two identical spheres, two identical spheres having equal charge, two identical sphere having equal charge, separated at particular distance, separated at particular distance,
separated at particular distance, and the force between them is F, and the force between them is F, and the force between them is F. If 50% of the charge if 50% of the charge if 50% of the charge of one of the sphere if 50% charge of one of the sphere is transferred to other sphere then the new force between them will be ऑप्शंस आपके सामने 4 ऑप्शन है इसमें से, यानी पुरानी वाली फोर्स जो F है उसके टर्म्स में नया फोर्स फाइंड करना है। डायग्राम बना के ही होगा, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो। देखो 50% चार्ज जो है बाद में क्या हो रहा है, पहले एक काम करो, 50% चार्ज ट्रांसफर होने से पहले कितना फोर्स लग रहा है निकाल लो। 2 आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो अगर एक पे चार्ज Q लोगे तो दूसरे पे क्या लेना पड़ेगा, Q लेना पड़ेगा। तो दोनों पे Q आ गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस डाल दो R, तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा, KQ²/R², ये आएगा आपका इनिशियल फोर्स। अब इसमें से कोई भी एक स्फीयर का आधा चार्ज यानी 50% दूसरे स्फीयर को ट्रांसफर कर दो, फिर दोनों स्फीयर पे फिर से अलग अलग चार्ज आ जाएंगे। फिर अब नया फोर्स क्या होगा, पुराने फोर्स के टर्म्स में पता करके बताओ। समझ में आया क्या? पहले क्या है, 2 स्फीयर है, ठीक है, दोनों के बीच में मैं बोलता हूं लेट द डिस्टेंस R। एक पे चार्ज अगर Q लिया तो दूसरे पे भी Q लेना पड़ेगा, तो दोनों के बीच में फोर्स है F, तो कितना आएगा फोर्स, K Q1 Q2, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, तो Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, Q² हो जाएगा, K Q² ये हो गया आपका क्या, इनिशियल फोर्स। अब इसमें से या इसमें से किसी में से भी एक क्या कर दो, आधा चार्ज दूसरे वाले स्फीयर कर दो। 50% ऑफ चार्ज बोला है ना, देखो चार्ज आधा, पौना, सवा, ढाई ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं, ये याद रखो, यहां कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन आधा वाधा ट्रांसफर नहीं होता, चार्ज आधा वाधा ट्रांसफर होता है। बोलो क्लियर? तो यहां से चार्ज यहां भेज दो कितना, तो यहां क्या बचेगा, आधा बच, Q/2 बच जाएगा, यानी नया कितना हो गया आपके पास, मतलब पहले वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आ गया, अब दूसरे वाले पे भाई वहां पे Q था, वहां पे एक एक्स्ट्रा आ गया, कितना, Q/2 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो कितना हो जाएगा, बस। तो नया चार्ज यहां कितना बना, बीच में डिस्टेंस चेंज हुआ क्या इनका, वही रहा, तो नया फोर्स F' मानो, नया फोर्स F' मानो, तो F' क्या हो जाएगा, K Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू बाय कितना हो जाएगा ये भाई 3 है, ये 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 3/4 K Q इंटू Q² नीचे R², भाई KQ²/R² क्या हुआ है, यानी ये कितना आ गया 3F/, तो नया फोर्स कितना आया, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन 3F/4 करो उसको, सॉरी। तो समझ में आया क्या, समझ में आया? yes. अरे समझ में आया नहीं आया भाई, आधा चार्ज। अच्छा एक और कंसेप्ट से सोचो, एक और कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना है, ये सिस्टम पे पूरा चार्ज कितना है, 4 चार्ज, एक Q है दूसरा Q है, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम 2Q, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। अगर आधा ट्रांसफर हो गया तो यहां कितना बचा, Q/2, इन इसका टोटल कितना होना चाहिए, 2Q आना चाहिए, करके देखो आ रहा है, Q/2 प्लस 3Q/2 हो जाएगा 4Q/2 यानी 2Q। चार्ज रिमेन्स
कांस्टेंट, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको 3q/2 करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली ये q/2 हो गया ना, तो q/2 प्लस x मान लेते हैं इसको, इज इक्वल टू 2q होना चाहिए। तो आ गया ना आपका 3q/2, यहां से भी आ जाता। समझे कि नहीं समझे? यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भाई 2q है, ये पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है 2q, तो ये पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होना चाहिए 2q ही होना चाहिए। देखो ना, दोनों को प्लस करो 2q आएगा। तो यहां से देखो ट्रांसफर तो हो रहा है चार्ज, लेकिन टोटल सिस्टम पे चार्ज चेंज हो रहा है क्या? क्लियर हुआ? उसमें से आधा एक मिनट, नहीं मैं क्या कह रहा हूं, इस टोटल सिस्टम, इसको सिस्टम मान लें, सिस्टम में कितने चार्ज हैं? तो ये पूरे सिस्टम में मिला के कितने चार्ज होने चाहिए? करके देख लो, q/2 प्लस 3q/2, q 3q कितना हो जाएगा? आया ना? तो सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं, ये आधा क्या, ये पौना भी हो सकता है, 70% ऑफ चार्ज भी उधर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन आपस में एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफर होगा। याद करो, चार्ज आपस में ट्रांसफर हो सकता है, बहुत सारे चार्ज आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्लियर हुआ? समझा? समझा? हो गया? चलो, पहला ऑप्शन 3f/4 कर लेना। क्लियर है क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन क्लियर है? दोनों क्वेश्चन क्लियर था? पहला वाला तो बहुत आसान था। और ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि दो चार्ज दिया रहेगा और बताया रहेगा इन दोनों में फोर्स इतना लग रहा है, तो बताओ कितने दूरी पर रखे गए हैं, तो भी आ जाएगा। कितनी दूरी पर रखे गए हैं वो बताया गया है, और फोर्स बताया गया है कितना है, और बोला है दोनों चार्ज सेम है, तो एक एक चार्ज निकालना आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन इस पे बनता है। हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, आपको 12th तक लेके जाना है, ये 11th का भी आधा हुआ है। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेट सपोज एक चार्ज है आपके पास, एक चार्ज है Q, और यहां पे एक चार्ज है Q1, यहां पे एक चार्ज है Q2, यहां पे एक चार्ज है Q3, यहां पे एक चार्ज है Q4। बहुत ध्यान से, अगर मैं बोलूं इस चार्ज पे इस वाले चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, यानी किधर लगेगा बताओ? अगर सारे चार्ज सेम है, ये सारे जो चार्जेस हैं वो क्या है? चार्जेस क्या है? सारे सेम चार्जेस है। अगर सेम चार्जेस है, देखो बहुत ध्यान से देखना, अगर सेम चार्जेस हैं तो Q1 की वजह से, क्या बोल रहा हूं मैं? क्या कर रहे हैं? Q1 की वजह से इस वाले Q पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अकॉर्डिंग टू कूलम लगेगा। किस तरफ लगेगा इस पे फोर्स? भाई ऐसे लगेगा ना, ये ऐसे लगेगा ना, इस तरफ। लेट इट बी फोर्स F1, और सिंस मैं इसका डायरेक्शन स्पेसिफाई करके लिख रहा हूं, तो अब मैं इसको बोलूंगा इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अच्छा, Q2 की वजह से फोर्स लगेगा किस तरफ? ए इधर भागेगा, लेट इट बी F2। Q3 की वजह से लगेगा इस तरफ लगेगा, बोलो हाँ या ना? F3 वेक्टर। Q4 की वजह से लगेगा, यस लगेगा। कैसे? ऐसे लगेगा ना, ए इधर की तरफ भागेगा, लेट इट बी। तो एक ही चार्ज पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, यानी मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ चार्ज। समझ में आया? लेकिन अगर मैं बोल दूं व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस Q, तो आप क्या बोलोगे? F1 भी है, F2 भी, F3 भी, F4 है। तो यहां पे आता है कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि अगर किसी भी चार्ज पर
मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, किसी भी चार्ज पर मल्टीपल बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो उस चार्ज पर अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आपको उन सब फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम। F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। और अगर यहाँ n नंबर ऑफ वेक्टर होते, यानी n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही होती, तो क्या होता? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस कहां तक भाई? Fn तक। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन ये है कि when there are number of forces acting on a single charge and you have to calculate the net force on that charge, then you have to vector sum of all the forces acting on that charge. Clear? वेक्टर सम बोला, ऐसा नहीं कि ये 2 न्यूटन है, ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन, सबको प्लस कर दो। 5 3 8 9 10 11 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है भाई? वेक्टर सम। वेक्टर सम करने के लिए पता है ना, दोनों वेक्टर के बीच में, अगर 2 वेक्टर का आप सम कर रहे हो तो 2 वेक्टर के बीच में आपको एंगल पता होना चाहिए कितना है। पैरेललोग्राम लॉ, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, याद है? याद है ना? तो उसी तरीके से ये होगा। एग्जाम्पल्स में बताऊंगा आपको, 2 क्वेश्चंस भी करेंगे हम इस पे। तो पहले आप ये इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर है? रटा था ना क्लास 11 में सुपरपोजिशन। अगर मैं यहाँ एक चार्ज और लगाता हूं, लिसन यार, लिसन यार, लिसन यार, माइनस क्यू लगाता हूं यहाँ, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? अंदर की तरफ। समझे ना? डायरेक्शन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कौन कब कहां कैसे लगेगा फोर्स, किस पे, किसकी वजह से? साइन देखो दोनों की, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपेल, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लियर? तो यहां पे मैं इसको बोलता हूं लेट इट बी F5, तो वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर। समझ में आया ना ये क्या किया मैंने? बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में वो वाला चार्ज भागेगा अगर फोर्स लगी तो, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की। हाँ, नीचे माइनस था ना, तो अट्रैक्ट होगा ना, तो ये वाले चार्ज पे फोर्स कहां लगेगी? नीचे की तरफ ना, इधर इसके तरफ। नहीं, प्लस रहेगा ना, आप वेक्टर ऐड कर रहे हो ना, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको आपको एंगल बाद में पता करना होगा। वेक्टर सम करना है, प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा है, वेक्टर सम। अब वेक्टर सम में प्लस भी हो जाता है, माइनस भी हो जाता है, क्योंकि वेक्टर का माइनस नहीं होता, ओनली वेक्टर का एडिशन होता है। पता है आपको? वेक्टर का माइनस नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। बट वेक्टर एडिशन करके कंसेप्ट है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके कंसेप्ट नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन लिखो। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस, when number of forces acting on a charge, when number of forces या multiple forces भी लिख सकते हो जैसी मर्जी, when number of forces acting on a charge, then the net force on that 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 charge is vector sum of all the forces, is vector sum of all the forces, vector sum of all the forces acting on that charge, acting on that charge, acting on that charge। कितने लोग एंट्रेंस में बैठने वाले हैं यहाँ पे? इसी कंसेप्ट पे होगा सब कुछ, बस क्वेश्चंस होंगे। कितना? 1 घंटा है ना? 1.5 घंटा सिर्फ क्वेश्चन होगा, और कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बता दूंगा आप। चलिए, हो गया ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इजी है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे।
अचानक क्या हो गया? क्या हो गया अचानक? क्या हो गया अचानक? क्वेश्चन समझ में आया? एक स्क्वायर है जिसका साइड है ए, बी वाले कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है, सी वाले कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है, डी वाले कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है। मैं बोल रहा हूं कि नेट फोर्स ऑन सी वाला चार्ज, सी पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स फाइंड करना है। वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट एफ नेट एट सी। तो सी पे कितना, कौन सा चार्ज है? क्यू। तो इस चार्ज पे, इस चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा होगा कहां की तरफ? कहां की तरफ? कहां की तरफ? कौन सा लो यार? इधर, इस तरफ, नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा? लेट इट बी F1 वेक्टर। बोलो हाँ या ना। उसके बाद ये वाले चार्ज की वजह से लग रहा होगा फोर्स, किधर लगेगा? इस तरफ, लेट इट बी F2 वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। खत्म हो गई कहानी। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों का नेट कहां पे आएगा? हाँ, बिल्कुल बीचों बीच में से आएगा एफ नेट। ये तो हो गया डायरेक्शन। अब लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। अब देखो ये cos 90 वाला टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा? पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। 9 cos 90 क्या होता है भाई? जीरो। तो ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा? जीरो। तो बचा क्या तुम्हारा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। F1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई? एक चार्ज Q1 ये है, Q2 ये है, बीच में डिस्टेंस है A, तो कितना हो जाएगा? K कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? K Q स्क्वायर बाई R, नहीं A है ना, अब R की जगह यहां पे बताओ वही आएगा K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको अगर F बोला तो इसको भी F बोल देता हूं। तो अंदर क्या लिखूंगा अब मैं इसके? F1 की जगह F स्क्वायर, F2 की जगह भी F स्क्वायर। कितना हो गया? 2F स्क्वायर अंडर रूट 2F स्क्वायर। तो भाई F स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? F। तो अब आपका F नेट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है? F रूट 2। और F का F तो हम निकाल चुके हैं, कितना है? K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 2 न्यूटन। इतना नेट फोर्स पड़ रहा है कहां पर? C पर, ये डायरेक्शन में। क्लियर? ये है भाई आपका क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर है एकदम? घुस गया दिमाग में? हाँ देखो, ठीक है, पहले इसको कर ले फिर बताता हूँ। पूरा 2022 यही सिस्टम था, पूरा यही कर करके पूरा इसी पे पढ़ा के एकदम कहानी गुजरी थी। 2021 का आप कह लो आधा सेशन पूरा। सर अभी नीचे ब्लैक बोर्ड है, नीचे ब्लैक बोर्ड है। कोई चौक वाला नहीं, मार्कर, व्हाइट बोर्ड हुआ ना? नहीं ब्लैक बोर्ड बोला तो ये मारो मत, मारना मत इस पे। देख भड़क रहे तेरे पे, मार देंगे हम सब तेरे से बहुत गुस्सा है यार। क्यों, क्या किया? सबकी शिकायत करता है क्या उधर जाके?
सर वो जल्दी क्या नाम तुम्हारा? स्तवन समन। पूरा नाम? स्तवन राज पिल्ले। पिल्ले। चेन्नई? नहीं सर तिरुनेलवेली। आधा हाँ ठीक है, आधा महाराष्ट्र आधा तमिल। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना, हाँ मल्टीपल स्टेट्स है तुम्हारे अंदर। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, हो गया ना ये? सी 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 5 मिनट रिमेन। 4 मिनट है, 4 मिनट में तुम्हारा डाउट क्लियर करता हूं। अगर यहाँ पे कोई एक चार्ज आ जाता है तो सी, यहाँ पे अगर एक चार्ज आ जाता है, लेट सपोज क्यू, लेट सपोज क्यू, अगर क्यू आता है तो एक फोर्स ऐसा भी लगेगा, बोलो हाँ या ना? एक फोर्स ऐसा लगेगा और वो फोर्स को मैं बोल देता हूं लेट इट बी F3, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इधर इधर इधर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? के क्यू स्क्वायर। अच्छा ये वाला डिस्टेंस लेना है। अब ये वाला डिस्टेंस क्या होगा भाई? ये ए है, ये ए है, बीच में एंगल 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लोगे, कितना आएगा? √2a। तो √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा भाई तुम्हारा 2a स्क्वायर। अब देखो एफ नेट भी इसी डायरेक्शन में है इन दोनों का, और आपका F3 भी इसी डायरेक्शन में। तो अब क्या करेंगे? एफ नेट और F3 को डायरेक्टली प्लस कर देंगे, डायरेक्टली, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स अगर होते हैं तो सीधा सीधा आप ऐड कर सकते हो विदाउट यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, चलो तो कैसे होगा भाई हमारा? अब टोटल नेट फोर्स, टोटल नेट जो एफ नेट आया वो प्लस F3, बोलो समझ में आया? तो टोटल कितना आया था भाई? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर √2 प्लस F3 कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा? √2, यहाँ क्या बचेगा? हाफ। तो दिस इज योर नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स। समझ में आया क्या? और अगर यहाँ पे माइनस क्यू होता, ये फोर्स यहाँ होता है एफ नेट इन दोनों का, यहां जा रहा है वो यहां जा रहा है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं अपन क्या कर देते हैं? सीधा सीधा माइनस। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? एकदम क्लियर है? नोट डाउन कर लो अगर चाहिए तो, वरना मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। आपका डाउट है इसलिए मैंने डाल दिया है। एक चीज हमेशा याद रखो मैकेनिक्स में, एक चीज याद रखना, अगर किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर किसी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको स्केलर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हो दोनों को आपस में। क्यों? कैसा होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं कभी कभी। कब होते हैं? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही आपका डिस्टेंस भी होता है। तो इसीलिए अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, डायरेक्टली आप उसको ऐड कर सकते हो। दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन दो वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में है, बीच में कुछ एंगल बना रहे हैं, देन यू हैव टू यूज दिस लॉ। क्लियर? क्लियर? चलो।